हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। पहले हम लोग देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। फर्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं और ये टू वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग वेरिएशन। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का मतलब होगा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ एंड हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू डाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। आप लोग समझ चुके होंगे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई डू वी नीड बायोडाइवर्सिटी? हमें बायोडाइवर्सिटी की नीड क्यों होती है? बेसिकली द प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। फर्स्ट बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो भी प्लांट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए जो एयर होती है वो बार बार रिक्रिएट करते रहते हैं। इसके अलावा हमें वाटर अवेलेबल करवाते हैं एंड द सोइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। थर्ड चीज़ क्या है? सोइल, जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम as these are also the primary producer on which all other living beings depend। फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने में, बिकॉज फॉरेस्ट क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जिसके ऊपर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया रिचेस्ट है इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ हम लोग देख लेते हैं जो इकोसिस्टम, अभी जो वर्ड आया था इसका मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम का मीनिंग होता है इकोलॉजिकल सिस्टम। आपको याद रखना है, इकोसिस्टम मीन्स इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन है ए ज्योग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर लैंडस्केप वर्क टुगेदर। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल, इसके अलावा जो भी बाकी ऑर्गेनिज्म है, सब मिलकर काम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। इस चैप्टर में दो वर्ड और भी हैं, फ्लोरा एंड फोना। आप लोग जानते होंगे फोना का मतलब होता है एनिमल पॉपुलेशन। यहाँ पे आपको याद रखना होगा फोना में ए आता है, ए फॉर एनिमल्स, और वैसे ही फ्लोरा फ्लावर प्लांट। याद रखना है फ्लोरा मीन्स रेफर्स टू प्लांट पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, इसको सेव करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये हमारी जो भी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करता है, मेंटेन रखता है। एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसके अंतर्गत क्या आता है? वाटर, एयर एंड सॉइल, ये सब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ही प्रिजर्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एनिमल्स, इन सबको प्रिजर्व करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड द ब्रीडिंग। आपको इससे दो डाइवर्सिटी के बारे में याद रखना है, पहली इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरी जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसको प्रिजर्व कौन करता है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? आपको बताना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। इस टॉपिक से पहले बहुत सारे टॉपिक थे जो अब कम हो चुके हैं। ये एज पर न्यू सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट होगा द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? 1972। आपको याद रखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था सबसे पहले 1972 में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा। इसके क्या मोटिव थे? इसका फर्स्ट मोटिव था फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स।
इसका मतलब जो भी जानवर जहाँ पर रहते हैं उसके एरियाज को प्रोटेक्ट करना है। लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? हैबिटेट, उस जानवर का हैबिटेट होता है। नेक्स्ट जो एम था, द एम ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट जो हमारा एम था वो ये था कि जो भी रिमेनिंग पॉपुलेशन बची हुई है, खासकर किसकी? एंडेंजर्ड स्पीसीज, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है? जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो चुकी है और जो फ्यूचर में ख़त्म हो सकती है। और ये कैसे किया जा सकता है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? बाय बैनिंग हंटिंग, हंटिंग को बैन किया जा सकता है। इसके अलावा गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं? इनकी जो पॉपुलेशन है जो कम हो रही है उसको रोक सकते हैं, और आने वाले टाइम पर अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, यहाँ पर सीजी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजी मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर की है, इस्टेब्लिश की है। ये स्पेशली जो भी जानवर होता है और वाइल्ड लाइफ होता है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए किए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसको हम लोग आगे इसके अच्छे से डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे, क्या फ़र्क है इसमें। सो सेकंड स्टेप आपको पता चल गया होगा, गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इस्टेब्लिश किया ताकि जानवरों को प्रोटेक्शन कर सके। थर्ड स्टेप, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, किसी स्पेसिफिक जानवर को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। जैसे टाइगर को बचाने के लिए, और वन हॉर्न राइनो, इसके अलावा एशियाटिक लाइन, स्नो लेपर्ड, चिंकारा जिसे ब्लैक बक भी कहते हैं, गोडाउन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारे के सारे जो एनिमल्स है जो अभी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते जा रहे हैं, इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, कौन से ईयर में? 1973। सेकेंड, एशियाटिक लाइन को बचाने के लिए एशियाटिक लाइन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। थर्ड, घड़ियाल्स, ये क्रोकोडाइल है, इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। फोर्थ, ब्लैक बग, इसके लिए क्या था? ब्लैक बग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। फिफ्थ, राइनोसोरस प्रोजेक्ट राइनो इसके लिए आया है। लास्ट, स्नो लेपर्ड, इसके लिए है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। सो बेसिकली ये आपको 6 इसमें स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट बता रखे हैं। इसके अलावा भी और भी प्रोजेक्ट है, आपकी बुक में प्रोजेक्ट टाइगर को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम लोग बाद में अभी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ सकते हैं नेक्स्ट स्टेप, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं। उन्होंने वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 86 के अंतर्गत बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाइज, बीटल्स, मोथ और वन ड्रैगन फ्लाई, इनको ऐड किया है प्रोटेक्टेड स्पीसीज में। ये है यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई की पिक्चर। सो 80 और 86 के एक्ट में जो भी इंसेक्ट है उनको इंक्लूड किया है। उसके बाद 1991 में प्लांट ऑल्सो एडेड टू द प्रोटेक्टेड लिस्ट। सो आपको ये 5 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप, जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए थे 1972 में जानवरों को बचाने के लिए। सेकेंड स्टेप, बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर की थी। थर्ड स्टेप, स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए सेवरल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। इसके अलावा 1980 और 86 में एक्ट लेके आए जिसमें इंसेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया और लास्ट में प्लांट को भी इंक्लूड किया गया। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे बेसिस दे रखे हैं, आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, इंक्लूड, नेशनल पार्क इंक्लूड करता है फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ फौना ओनली, इसका मतलब
इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन फौना को दी जाती है या फिर फौना के लिए ही ये स्पेशली बनाया गया। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए ये बनाया जाता है, नाम से ही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो इस एनिमल्स के लिए प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, ज्यूरिडिक्शन मीन्स लीगल अथॉरिटी किसकी होती है। नेशनल पार्क के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैव ज्यूरिडिक्शन एंड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेट गवर्नमेंट हैव ज्यूरिडिक्शन। थर्ड स्टेप, अपग्रेडेशन। इट कैन नॉट बी अपग्रेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसका मतलब नेशनल पार्क को अपग्रेड नहीं किया जा सकता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बन सकता, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी अपग्रेड टू नेशनल पार्क। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपग्रेड हो सकता है किसमें, नेशनल पार्क में। नेक्स्ट डिफरेंस, एक्टिविटीज। नेशनल पार्क में किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज अलाउ नहीं की जाएगी, नॉट अलाउ, बट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सम एक्टिविटीज अलाउ फॉर द ट्राइबल पीपल, यानी कि जो भी आदिवासी लोग वाइल्ड लाइफ के आसपास या फिर सेंचुरी के आसपास रहते हैं उनको कुछ एक्टिविटीज़ जैसे ग्रेजिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और कल्टीवेशन उनको अलाउ कर दी जाती है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखते हैं प्रोटेक्शन किस में ज़्यादा है, नेशनल पार्क में मोर प्रोटेक्शन होती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेस प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि अभी हमने देखा इसमें एक्टिविटीज़ अलाउ कर दी जाती है जिस वजह से यहाँ पर प्रोटेक्शन कम है। अभी प्रेजेंट अगर हम लोग टोटल नंबर देखते हैं तो इंडिया में 106 टोटल नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इजी याद रखना 5, 6, 7। सो ये सीक्वेंस याद कर लेना, अभी ये इंक्रीज भी हो सकती है। अगर वहीं राजस्थान की बात करें, राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क है एंड 36 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नेक्स्ट डिफरेंट, प्राइवेट ओनरशिप की अगर बात करें तो नेशनल पार्क में परमिट नहीं की जाती है, नॉट परमिटेड इन नेशनल पार्क बट इट इज परमिटेड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लास्ट पॉइंट इज बाउंड्रीज। बाउंड्रीज इज डिमार्केटेड मीन्स फिक्स्ड होती है किसमें, नेशनल पार्क में, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसा नहीं है, बाउंड्रीज को डिमार्केट नहीं किया जाता। सो हमने टोटल ये 8 डिफरेंस पढ़ा। सो आपको ये अच्छे से याद रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था ईयर 1973 में। आपको अच्छे से याद रखना है, इसका ईयर काफ़ी बार एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इसके जो मेजर थ्रेट थे उसको आपको पढ़ना है। फर्स्ट, पोचिंग फॉर ट्रेड, जो इलीगल ट्रेडिंग की जाती है उसके थ्रेट से बचाना। इसके अलावा श्रिंकिंग हैबिटेट, जो इसका एरियाज था वो हैबिटेट्स जहाँ पर ये रहता है वो श्रिंक हो रहा था, इसका मतलब रिड्यूस होता जा रहा था। थर्ड पॉइंट इज डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज। डिप्लीशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज। ये वो स्पीसीज जिसके ऊपर जो टाइगर डिपेंड होते हैं उसकी भी संख्या कम होती जा रही है, जिस वजह से भी जो टाइगर है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो चुकी है। और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन पॉपुलेशन, बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा ग्रो करती है उससे इन एनिमल्स को काफ़ी थ्रेट होता है, इनको नुकसान होता है। और पहले ह्यूमन ने ही इनका काफ़ी ज़्यादा हंटिंग की थी जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। नाउ हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेजर जो टाइगर रिजर्व है इंडिया में, वो आपको याद रखना है। बेसिकली फर्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो इंडिया का फर्स्ट भी है, उत्तराखंड में है लोकेटेड, सो आपको इनके स्टेट याद रखना है। सेकंड, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। थर्ड, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये है लोकेटेड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दिस इज लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट, मानस टाइगर रिजर्व, ये आसाम में लोकेटेड है। और लास्ट, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये केरल में लोकेटेड है। आप इसको मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। इधर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, इधर आसाम में मानस टाइगर रिजर्व, उसके नीचे आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और केरल में आपको मिल जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। सो ये मेजर टाइगर रिजर्व इन इंडियाज, ये आपकी जो सिलेबस में दे रखा है उसको मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, हमने आज का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।
थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। सो फर्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमें टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ना। फर्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड टाइप इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड लास्ट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। हम लोग देख लेते हैं एक एक करके इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। रिजर्व फॉरेस्ट को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। नेक्स्ट, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इनको भी सेम गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बट अनक्लास फॉरेस्ट को कंट्रोल दोनों कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी एंड कम्युनिटीज भी। नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड। इसका मतलब जितने भी फॉरेस्ट लैंड है उसका लगभग 50% या उससे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट कवर करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये 33% है और 1/3 एरिया को कवर करते हैं, और जो रिमेनिंग बच गया वो हमारा कहलाएगा अनक्लास फॉरेस्ट। सो ये लगभग 16 पॉइंट या 17% के आसपास ये आपको मिल जाएगा ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड का। थर्ड पॉइंट, रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है। इट हैज़ मोर प्रोटेक्शन, इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसमें अच्छी क्वालिटीज़ के आपको पेड़ मिल जाएंगे, जिस वजह से इसको प्रोटेक्शन भी ज़्यादा दी गई है। नेक्स्ट कैटेगरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसमें कुछ प्रोटेक्शन कम होती है। इट हैज़ लेस प्रोटेक्शन, इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन, और इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसको और फर्दर डिप्लीशन से बचाना है। इसका मतलब इसमें कुछ हद तक एक्टिविटीज अलाउ की जाती है। ज़्यादा जो प्रोटेक्शन दिया जाएगा वो किस में होगा? रिजर्व में, और उससे कम होगा प्रोटेक्टेड में। और जो लास्ट अनक्लास फॉरेस्ट बच गया उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज, सभी तरीके की एक्टिविटीज अलाउ कर दी जाती है। सो इट हैज़ नो प्रोटेक्शन, यहाँ पे किसी तरीके की कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई है। इट इज़ अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड होता है, जो भी फॉरेस्ट बच गया और जो बेकार वेस्ट लैंड है ये इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट में बेसिकली ये लाई करते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल एंड वेस्ट बंगाल। इसके अलावा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए मेनली आपको याद रखना है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। HP मीन्स हिमाचल प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। और लास्ट अनक्लास फॉरेस्ट के लिए आपको स्पेशली याद रखना है नॉर्थ ईस्ट एरियाज एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात, ये अनक्लास फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे 4 डिफरेंस देखा है, तो आपको याद रखना है रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, अनक्लास को दोनों कंट्रोल कर सकता है। रिजर्व फॉरेस्ट 50%, ये 33%, ये कितना है 16%। इसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट में ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कम होती है, और अनक्लास में किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और बाकी आपको इनके कुछ स्टेट याद कर लेने कहाँ पर है, ये आपको मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है। ये याद रखना आपको, परमानेंट फॉरेस्ट इज इक्वल टू रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? परमानेंट फॉरेस्ट। सो रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रेफर टू एज परमानेंट फॉरेस्ट। अब इसका हम लोग एम देख लेते हैं। इट इज मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर। टिम्बर मीन्स जो बेस्ट क्वालिटी के जो भी वुड होगी उसकी बात की जाएगी, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेक्स्ट रीजन फॉर प्रोटेक्टिंग रीजन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट एम क्या होगा? फॉर प्रोटेक्टिंग रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। पहले अभी हमने देखा था जो गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेती है, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटीज क्या क्या स्टेप लेती है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए या फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? राजस्थान। अभी हमने देखा था। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पर लोगों ने जो माइनिंग एक्टिविटीज है उसको रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का हेल्प लिया और बोला कि यहाँ पर ये जो है फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचा रहा है।
सो लोगों ने खुद से ही यहाँ पर जो भी प्रोटेक्टिव हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया और एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट किया गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को। इसका मतलब गवर्नमेंट को वहाँ पर अलाउ नहीं किया गया कि आप लोग अदर एक्टिविटीज यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटीज ने खुद के इनिशिएटिव से उस एरिया को माइनिंग से बचाया। नेक्स्ट यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, जो भी माइनिंग एक्टिविटीज वहाँ पर की जा रही थी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है भैरवदेव डाकर सेंचुरीज, जो कहाँ पर है, अलोवर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस के लोगों ने मिलकर, कहाँ की बात हो रही है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरवदेव डाकर सेंचुरी। लोगों ने खुद से ही 5 गांव के लोगों ने मिलकर 12 हेक्टेयर्स को क्या डिक्लेयर कर दिया, भैरवदेव डाकर सेंचुरी। एंड लोगों ने खुद के ही जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो वहाँ पर सेट किए। सो दे ऑन देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ हंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट। और लोगों ने खुद से ही वहाँ पर हंटिंग और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया और किसी का आउटसाइडर को वहाँ पर अलाउ नहीं किया। सो आप इस फोटो में देख सकते हैं, पीपल ऑफ 5 विलेजेस, लोगों ने मिलकर क्या किया, भैरवदेव डाकर सेंचुरीज डिक्लेयर कर दी। कितने एरियाज को, 12 हेक्टेयर्स एरियाज। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सो अभी तक हमने दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर राजस्थान के पढ़े हैं, जहाँ पर लोगों ने खुद से ही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बचाने की कोशिश की। अब हम लोग चलते हैं हिमालयन रीजन पे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है चिपको मूवमेंट। आपको याद रखना, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, बेसिकली 1970s के टाइम पर, इन 1973 एक्चुअली में। मेन रोल इसमें वुमेन ने प्ले किया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वुमेन, जब डिफोरेशन किया जा रहा था, पेड़ों की कटाई की जा रही थी, तो उनको रोकने के लिए सब ने ऐसे चैन बना ली और जो फॉरेस्ट है उससे चिपक गए, जिस वजह से इसका नाम हुआ चिपको आंदोलन या फिर चिपको मूवमेंट। उस समय हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी। और ये कौन से एरियाज में हुआ था, हिमालयन रीजन, बेसिकली उत्तराखंड और उसके बाद जो अदर हिमालयन रीजन है वहाँ पर भी लोगों ने इस मूवमेंट को आगे कैरी ऑन किया। इसकी जो मेन लीडर थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। रीजन क्या था, बेसिकली रीजन था डिफोरेशन। यहाँ पर जो पेड़ थे उनको काटे जा रहे थे, जिस वजह से लोगों ने चिपको मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट किया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट मूवमेंट विच इज बीज बचाओ आंदोलन। ये भी उत्तराखंड में ही हुआ था, इन टिहरी रीजन। और इसी के अंतर्गत हम लोग और पढ़ेंगे नवधान्य। सो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन को हम लोग कह सकते हैं सेव द सीड मूवमेंट। और ये बिगिन हुआ था इन द लेट 1980s एज ए ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट फ्रॉम द हैनविल रिवर वैली इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और इसके जो मेन लीडर है वो है विजय जारधार। यहाँ पर इनकी फोटो दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने जो बीज की क्वालिटी को बचाने के लिए ये मूवमेंट चलाया था, बिकॉज 1960s के टाइम पर HYV जो सीड्स है, हाई यील्ड वैरायटी के, उनको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, जिस वजह से जो हमारे नेचुरल जो बीज है उनकी क्वालिटीज़ कम होती जा रही थी, जिस वजह से यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट मूवमेंट इसमें ही आता है नवधान्य। नवधान्य को आपको याद रखना, बेसिकली ये NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका यहाँ पर आप देख सकते हो सिंबल। हुज एम इज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रोटेक्ट सीड। उनका मेन मोटिव था ऑर्गेनिक फार्मिंग करना और सीड्स को प्रोटेक्ट करना। नवधान्य हैज शोन दैट एडुकेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable। नवधान्य ने ये शो किया कि हम लोग अगर अच्छे से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सो आपको याद रखना है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है, और जो भी सीड्स क्वालिटी है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके लिए ये एक NGO काम करता है। नाउ नवधान्य के बारे में अब हम लोग और देख लें। नवधान्य इज एन इंडियन बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात आपको याद रखनी है, ये क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स NGO है।
विच प्रोमोट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। इसके अलावा राइट्स ऑफ फार्मर की बात करता है एंड द प्रोसेस ऑफ सीड सेविंग। सो आपको क्या क्या याद करना है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सीड सेविंग को ये प्रमोट करता है। और इसके जो फाउंडर है वो आपको नाम याद रखना है, वो है वंदना शिवा, एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। सो आपको एक बात और याद रखनी है, जो नवधान्य बिगिन हुआ था वो हुआ था 1984 एज ए प्रोग्राम ऑफ द RFSTE, जिसकी फुल फॉर्म है रिसर्च फाउंडेशन ऑफ फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी। सो आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पर वंदना शिवा इसके मेन फाउंडर थे। और यहाँ पर नवधान्य का मतलब होता है, नव मीन्स नाइन क्रॉप, so means 9 crop that represent India's collective source of फूड सिक्योरिटी, जो टोटल इंडिया की फूड सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। आप लोगों ने ये जान लिया होगा नवधान्य क्या था। बेसिकली एनजीओ था जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को और सीड सेविंग को प्रमोट करता है। इसके अलावा इसके जो मेन फाउंडर है वंदना शिवा है, और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1984 में। नवधान्य जो वर्ड इस आप लोग समझ सकते हो वो है 9 क्रॉप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, JFM मीन्स जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जॉइंट मीन्स मिलकर काम करना। इसमें गवर्नमेंट जो लोकल कम्युनिटीज है उनकी हेल्प लेती है ताकि जो फॉरेस्ट है उसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। और ये आपको याद रखना है, ईयर इन 1988 कौन से स्टेट में इसको स्टार्ट किया गया था, ओडिशा स्टेट। सो ओडिशा वाज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट दिस मूवमेंट। So in 1988, Odisha passed the first resolution for JFM. Next, JFM depend on formation of local village institution. इसमें local village institution सेटअप किए जाएंगे ताकि फॉरेस्ट को आसानी से डिग्रेड होने से रोका जा सके। इट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जो भी फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं, जो कम हो चुके हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज, वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने का इसका काम होता है। इन रिटर्न इसके बदले में जो मेंबर्स होते हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज कर सकते हैं, शेयर इन टिम्बर बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। सो उसको फिर वो हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस कम्युनिटीज दोनों मिलकर काम करते हैं। गवर्नमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको देती है, कम्युनिटीज को। सो दोनों मिलकर क्या प्रोटेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट। और इसके बाद जो कम्युनिटीज है उसको बदले में इन रिटर्न नॉन टिम्बर जो रिसोर्स है उसको यूज कर सकती है। और एक बात और आपको याद रखना, ये कब स्टार्ट किया गया था, 1988, और ओडिशा, ये आपको इसमें याद रखना। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जो है सेक्रेट ग्रुप्स। सो सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, और जो ग्रुप है इसका मतलब होगा जो ग्रुप ऑफ ट्रीज आर। बेसिकली अगर बात करें सेक्रेट ग्रुप्स की, बेसिकली इट इज फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट विच इज प्रैक्टिस बाय ट्राइबल ग्रुप। और इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं इसको द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। बहुत सारे लोग फॉरेस्ट को एज ए गॉड और गॉडेसेस ट्रीट करते हैं, और हम लोग भी घरों में कई सारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी हम लोग पूजा करते हैं। कई लोग एनिमल्स की भी पूजा करते हैं और पेड़ पौधों की भी करते हैं। इसका मेन रीज़न ये है ताकि उनको कंजर्व किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा जो सेक्रेट ग्रुप्स, इसमें जो भी ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा उसको बैन कर दिया जाएगा, तभी इनको प्रोटेक्शन मिलती है। सो ये भी याद रखना है, सेक्रेट ग्रुप्स मीन्स ह्यूमन इंटरफेरेंस इज बैन। और ये फॉर्म ऑफ नेचर वर्शिप को हम लोग कहते हैं, और जो कौन प्रैक्टिस करता है, ट्राइबल ग्रुप। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, और अगर इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई क्वेरीज है तो आप लोग ज़रूर मुझे शेयर करें। तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए आगे की अपडेट के लिए। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 3, वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।